नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न। लेकिन प्रदेश से निकला हुआ यह देश का प्रश्न है। पहले हाई कोर्ट ने बहुत कुछ कह दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ उतनी ही तल्ख टिप्पणी कर दी। लेकिन मंत्री विजय शाह अपनी जगह पर बरकरार हैं, अपनी कुर्सी पर महफूज हैं। मीटिंग्स का दौर भी चला लेकिन फैसला बाकी ही रहा। संभव हो कि आने वाले कुछ समय में विजय शाह को लेकर पार्टी कोई फैसला करे, लेकिन सवाल है कि क्या पहले ही बहुत देरी नहीं हो चुकी है? आखिर जिस मुद्दे पर इतना दबाव है उसे क्या और सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाना चाहिए था? क्योंकि सवाल देश की भावना का भी है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और नॉन पॉलिटिकल बात करेंगे। हमारे साथ नॉन पॉलिटिकल गेस्ट होंगे जिनसे हम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब मोदी जी का इसलिए तो तुम्हारे समाज की बहन आके कुछ घंटों में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। देश ने अपनी सैन्य रणनीति से दुनिया को हतप्रभ कर दिया। दुनिया को पता लग गया कि सीमा पार कोई भी साजिश हमारी पहुंच से सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसी रणनीति की विकृत और घिनौनी व्याख्या करने वाले 3 दिन बाद भी अपनी कुर्सी पर सुरक्षित हैं। अब मोदी जी का इसलिए अब तो कोर्ट ने भी उनकी भाषा को गटर छाप कह दिया, लेकिन 3 दिन बाद भी वो बरकरार हैं। हाईकोर्ट से टिप्पणी आती है कि मंत्री का यह कहना कि कर्नल कुरैशी पहलगाम हमला करने वाले आतंकियों की बहन है, नफरती और अलगाववादी भावना को बढ़ावा देने वाली बात है। ये देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ये गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है। ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर चोट करता है। टिप्पणी सुनी आपने, संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा, सामाजिक ताने बाने पर चोट। लेकिन ऐसा करने वाले साहब पर असल कार्रवाई अब भी दूर है। कोर्ट के दबाव में इंदौर के महू मानपुर थाने में देर रात एफआईआर हो गई, लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से समय की मांग उन तमाम लोगों को चिंता में डाल गई जो कर्नल सोफिया पर उन साहब के बयान को अनुचित, अभद्र और संगीन मानते हैं। एफआईआर के बाद आधी रात तक प्रदेश बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मंथन करता है। उम्मीद बनती है कि प्रदेश और देश सुबह तक मंत्री के किए पर इंसाफ देखेगा, लेकिन गुरुवार की सुबह का इंतजार भी खत्म नहीं होता। इसी गहमा गहमी में सीएम ऑफिस से आया पोस्ट कहता है, माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पोस्ट में आदेश के तामील की बात है। कहीं न कहीं मजबूरी है, क्योंकि एफआईआर में देरी और कोर्ट के कहने पर भी कार्रवाई पहले ही जाहिर कर चुकी है कि सरकार की ओर से फैसला लेना भी बाकी है। जब ये सब कुछ चल ही रहा होता है तो मंत्री जी फिर से अपना डिफेंस सिस्टम ऑन करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी कथित शर्मिंदगी का पुनः इजहार करते हैं। अब क्या बताना, पोस्ट आप खुद ही पढ़ लीजिए। कमोबेश वही बातें हैं जो इससे पहले कैमरे पर कही गई थी। हाँ, इस बार की माफी में एक फर्क जरूर है कि ये निर्जीव शब्दों में बयां है, लिहाजा यहाँ वो सार्वजनिक अट्टहास नहीं है जो बयान देते हुए दर्शनार्थ था। हमारे सीने पर एक और वज्रपात था। दबाव में उन्होंने माफी मांग ली, 2 बार मांग ली, लेकिन माफी मांगकर अट्टहास उनके दिल की बात कह गई। लेकिन जिन्हें कार्रवाई करनी है उन्होंने शायद साहब की ये भावभंगिमा नहीं देखी। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो 10 बार पार्टी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ कहते हैं, लेकिन लोग जो सुनना चाहते हैं वो अभी तक नहीं कह पाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। सर, कार्रवाई होगी प्रधानमंत्री को बीजेपी ही नहीं, विपक्ष ने भी भारतीय सेना के पराक्रम के जश्न का सिलसिला जारी रखा है। लेकिन हौसलामंद सैनिक बेटी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले फायरिंग रेंज से अब भी दूर हैं, बिल्कुल महफूज हैं। कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी के लिए साहब पर काउंटर अटैक का दबाव बेइंतहा है। मुमकिन है कि दबाव कभी भी उनकी कुर्सी यानी बेस स्टेशन को तबाह कर दे। लेकिन देखना यह होगा कि काउंटर अटैक में देरी मध्य प्रदेश बीजेपी और प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व के लिए काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए।
भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। और जैसा हमने चर्चा की शुरुआत में ही आपसे कहा था, ओपनिंग इंट्रो में ही मैंने आपसे कहा था कि यह चर्चा नॉन पॉलिटिकल रहने वाली है। कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स इसमें ज्यादा ना हो, क्योंकि बाकी दुनिया इस पर बात कर ही रही है। हम तो एक नॉन पॉलिटिकल मानवीय एंगल और महिलाएं क्या सोचती हैं इसी पर हम ये जानना चाहते हैं। और इसी वजह से आज जो मेरा ये पैनल है ये सजा हुआ है देश की मातृशक्ति से, महिलाओं से। मैं स्वागत करता हूं इस डिबेट में विंग को गीतांजलि सिंह जी का। गीतांजलि मैम पहले भी एक बार मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। गीतांजलि मैम, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। इसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं कैप्टन श्वेता मिश्रा जी का, पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं। कैप्टन श्वेता मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ एडवोकेट नियति चौधरी जी हमें ज्वाइन कर रही हैं, सेलिब्रिटी हिमानी सिंह जी हमें ज्वाइन कर रही हैं और सेलिब्रिटी प्रेरणा सिंह राजपूत जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले कि मैं एकमात्र पुरुष इस पैनल में बैठा हुआ हूं बतौर एंकर, और मेरे साथ जितनी मेहमान हैं वो सब मातृशक्ति हैं, देश की ताकत है, देश का चेहरा है, देश की शक्ति है। तो आप सभी तो एक तो आप मुझे पता नहीं देख पा रही कि नहीं देख पा रही, हाथ जोड़कर आप सभी को प्रणाम करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं पूछूं उससे पहले अपने मन के दो शब्द में जरूर कहना चाहूंगा। गीतांजलि मैम को पिछली बार मैंने कहा था कि मेरी जो फैमिली है वो डिफेंस से है, मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, तब गीतांजलि मैम ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया था मुझे पिछली बार। लेकिन अभी भी मेरे मन में इच्छा है कि कहीं कोई टीए बटालियन का कोई ऑफिसर अगर देख रहा हो और इस डिबेट पसंद आ जाए तो कोई सूबेदार, नायब सूबेदार की पोस्ट मानद अगर मुझे दे दें तो मैं कूद कर जाऊंगा वो पोस्ट लेने के लिए, क्योंकि सेना का हिस्सा होना मेरे जैसे तमाम लोगों के लिए गर्व का हिस्सा है। लेकिन उसी सेना में जब एक अधिकारी पर, एक महिला अधिकारी पर इस तरह का बयान आता है तो फिर दिल टूट जाता है, कलेजा छलनी हो जाता है, बहुत दुख होता है। शुरुआत मैं कैप्टन श्वेता मिश्रा मैम से करना चाहूंगा। कैप्टन मैम, ये देखिए, जब मैं आपको कैप्टन कहता हूं बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप जब देश की सेवा कर रहे होते हैं तो देश के आम नागरिक से, देश के नेताओं से, देश की आवाम से एक कैप्टन या एक विंग को क्या चाहती हैं? श्वेता मैम। आसिफ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। देश से क्या चाहते हैं? जब एक वर्दी पहनते हैं कोई भी, इररिस्पेक्टिव चाहे महिला हो या पुरुष हो, जब आप एक वर्दी पहनते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है देश के प्रति, देश की रक्षा के प्रति। तो कोई चाह अगर होती है तो सिर्फ यह होती है कि हम अगर देश की बॉर्डर पर आपके के लिए आपकी रक्षा कर रहे हैं, और या देश के अंदर कुछ अनफोर्सीन एक्टिविटी हो रही है उससे आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं। वो अपने आप में ठीक। इस तरह के जो हम इंसिडेंट देख रहे हैं, जो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हुआ है, ये अनफॉर्चुनेट है। इससे बहुत सुनकर दुख होता है। किसी भी पोजीशन पर आसिफ, अगर कोई बंदा एक सीनियर पोजीशन पे है, कि कोई भी एक ओहदे पर है, तो उसका एक फर्ज बनता है कि उस ओहदे का, उस पोजीशन की गरिमा को बनाए रखें, उस पद की गरिमा को बनाए रखें। ये अनफॉर्चुनेट था इस वक्तव्य को सुनकर, बड़ा खराब लगा मुझे, क्योंकि देश जब मैं सीधे जो बर्निंग टॉपिक है सोफिया कुरैशी के अगेंस्ट जो बोला गया उस पर आती हूँ, कि जब उन्होंने इस पर बोला तो बहुत दुख हुआ। सोफिया कुरैशी एक विमेन लीडर के रूप में उभर करके आई हैं। सभी महिलाएं देश की, ना सिर्फ देश की बल्कि पूरे विश्व की महिलाएं, अब वर्दी में बैठी हुई कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका को एक विमेन लीडर के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में देख रही हैं। तो जब इतना जबरदस्त सक्सेस है हमारी, जब महिला शक्ति को, नारी शक्ति को प्रोजेक्ट करने में, उस समय इस तरह के डिबेट्स बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, बहुत ही बुरा लगता है सुनकर के। इसीलिए श्वेता मैम, मैंने जो ये डिबेट रखी इसमें हम लोगों ने बिल्कुल ये नहीं रखा कि मैं दो नेता यहाँ के बुलाऊं, दो नेता वहां के बुलाऊं, फिर उनको आपस में लड़वाऊं और कुछ उल्लू सीधा करने की कोशिश करूं। नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि देश की बेटियां, एक देश की बेटी के हुए कथित अपमान, कथित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो दुश्मनों से लोहा लेती हो बेटी, उनको इस तरह के बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस तरह के बयान देकर खुद मंत्री जी ने अपना नुकसान किया है। देश की बेटी मजबूत है, वो सेना की सेवा कर रही है, देश की सेवा कर रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। और वैसे भी खैर प्रोटोकॉल है, तो सोफिया मैम खुद तो आकर इसको कंडेम करने से रही। विंग को गीतांजलि मैम इस वक्त मेरे साथ है। गीतांजलि मैम, जब से मैंने होश संभाला है मैंने कभी नहीं देखा कि आर्मी में भर्ती निकली हो कि 70 इस बार हिंदू चाहिए, 25 मुसलमान चाहिए, 3 सिख चाहिए और 2 ईसाई चाहिए, और जो मुसलमान होंगे वो लाल रंग की वर्दी पहनेंगे, जो हिंदू होंगे वो काले रंग की वर्दी पहनेंगे, ऐसा कभी नहीं।
तो जब सेना भेद नहीं करती, सेना का एक रंग है, सेना की वर्दी का एक रंग है, तो ये रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर वर्गीकरण करने वाले ये कौन है? बिल्कुल, आपने बहुत सही एक बात यहाँ कही है आसिफ, कि सेना भेद नहीं करती ना अपनी वर्दी में, ना सेना जानती है कि आप कौन सा कास्ट, क्रीड, रिलीजन क्या लाते हैं अपने साथ। सेना को सिर्फ ये पता है कि ये सैनिक है, और सैनिक को सिर्फ ये पता है कि ये देश के लिए लड़ाई है, मैं देश के लिए काम करता हूं, और ये पेट्रियोटिज्म है। अगर हम जब यूनिफॉर्म पहनते हैं, या हमारे साथ जितने भी कोर्समेट कह लीजिए, या जितने भी लोग सबॉर्डिनेट, सीनियर्स, जूनियर्स, जितने भी साथ में रहते हैं, किसी ने किसी को कभी भी इससे एड्रेस कभी नहीं किया कि क्या कास्ट, रिलीजन, कास्टिज्म, या क्या रिलीजन से कोई आता है। सेना में मैं कहूंगी कि एक क्रिश्चियन भी मस्जिद जाके अपनी प्रेयर्स अदा करते हैं, ईद मनाई जाती है। ऐसे ही हर एक त्योहार मनाया जाता है, सारे धार्मिक स्थल वहीं पे हैं, और जितनी भी आप फॉरवर्ड पोस्ट देखेंगे उसके अंदर भी सर्वधर्म स्थल बनाया जाता है। तो जब एक नेता ऐसा कोई कमेंट करते हैं किसी सर्विंग ऑफिसर के बारे में, तो ये दर्शाता है उनकी मानसिक स्थिति। जहां तक कि विमेन इन यूनिफॉर्म का, या आई विल से पीपल इन यूनिफॉर्म, द सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म, हम लोगों को इससे खासा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ ये पता है कि हाँ, जो हमें मिशन दिया जाएगा, किस जज्बे के साथ हम लड़ेंगे और किस जज्बे से हम उसे पूरा करेंगे, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और कौन हमारा सुप्रीम कमांडर है, वो हमें क्या डायरेक्शंस दी जाती हैं और क्या हमें फॉलो करना है, दैट इज द अंडरलाइनिंग थिंग। और दूसरी चीज मैं यहाँ एक बताना चाहूंगी कि जो मशीन है जिसको हम ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे हम में से कुछ लोग हैं जो फ्लाइंग करते हैं, कुछ हैं जो एडी डिफेंस देखते हैं, ग्राउंड डिफेंस देखते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, और सपोर्ट सर्विसेज करते हैं। ऐसे ही आर्मी, नेवी, तीनों सर्विसेज में है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, वो मशीन सिर्फ और सिर्फ स्किल देखती है। कि आप कितने अच्छे से, कितने प्रोफेशनलिज्म से, और भयावह आपका स्थिति क्या हो जाती skill है विंको उसको मैम, operate करने अगर मशीन भी पूछने लगती कि देखिए ये सिर्फ रिजर्व है इस जात के लिए, तो आप या तो दरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए तभी ऑपरेट करूंगी, या फिर आप हनुमान चालीसा सुनाइए तभी ऑपरेट करूंगी, तो फिर ऐसे तो होने से रहा, या ऐसे तो देश की सेवा हो गई। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान और हैं, मैं आपके दोनों के पास आता हूं। प्रेरणा सिंह राजपूत जी हैं हमारे साथ, सेलिब्रिटी हैं। प्रेरणा जी, आप नोन पर्सनालिटी होकर खुश हैं, या अगर कहीं मौका मिल जाए देश की सेवा करने का, कंधों पे सितारे या वो पट्टियां लगाने का, जैसे विंको मैम के लगती हैं या फिर श्वेता मैम के लगती हैं, तो आप खुशी खुशी उसे धारण करेंगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जो हमने देखा, जिस तरीके से उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया सोफिया मैम ने, तो हम सब उनको सैल्यूट करते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं खुद अगर कोई से भी पोजीशन मुझे डिफेंस में मिले, जाने के लिए मिले, मरने के लिए मिले, तो मैं क्या, इस देश की हर लड़की उसी तरीके से तैयार हो जाएगी। और ये बहुत गौरवान्वित महसूस करने वाली चीज थी, बहुत प्रेरणादायक चीज थी। वुमेन रिप्रेजेंटेशन था, और हमने जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो देश है जहां हम बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, जहां हमारा प्रियम्बल ही शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें हमारी प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म। यहाँ जात पात कुछ मायने नहीं रखती, यहाँ ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, यहाँ मायने रखता है ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन था। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और एक पब्लिक फिगर जिस तरीके से ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया, ये सच में बहुत निंदनीय बात थी। और मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरह से उन्होंने एफआईआर का तुरंत निर्णय लिया कि दिए जाए डीजीपी को, और 152 और इस तरीके से 197, 198 सेक्शन के तहत एफआईआर हुई। बहुत ही अच्छे निर्णय था। और मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करूंगी जो भी ये पब्लिक फिगर हैं, मंत्री जी, उनके बयान को। हिमानी जी है हमारे साथ। उसके बाद फिर मैं, चूंकि अब जब धाराओं की बात की है तो धाराओं के बारे में धारा प्रवाह बात करने के लिए नियति चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनके पास मैं जाऊंगा। पहले हिमानी जी के पास मैं आता हूं। हिमानी जी, एक चीज मुझे आपसे ये पूछनी है कि देखिए, पुराने जमाने में हम सुनते थे, पता नहीं अभी भी कुछ फैमिलीज में होता है कि नहीं होता है, कि बेटी जरा कुछ करने लगे तो घर के जरा बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो थोड़ा परेशानी में आ जाते हैं कि अरे क्या करोगी बाहर जाके, बच्चे करने हैं, शादी करनी है। वही टिप्पणी अपने आप में बहुत ज्यादा अनर्गल थी, वो भर्त्सना के लायक थी। ये तो
उससे भी ज्यादा है, इसकी तो कई पावर उससे ज्यादा है जो बयान आया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। ऐसी टिप्पणियां एक लेडी को, एक लड़की को आगे बढ़ने से रोकती हैं। पर आज ज़माना बदल गया है और घर के लोग भी आज सपोर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं हर फील्ड में लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं। कहते हैं ना कि लड़कों से कदम मिलाकर चल रही है, मैं तो कहूँगी लड़कों से भी आगे निकल गई हैं। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल हमारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह हैं। आज जब इतना संकट आया देश पे, इतना बड़ा हमला हुआ है, उसका वो जो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं हमारी फौज का, तो इस एक्शन को तो मैं कहूंगी कि हर एक फील्ड के व्यक्ति को इसका बहुत तारीफ करनी चाहिए, इसका सपोर्ट करना चाहिए। और स्पेशली हमारे लीडर्स, वो हमारे देश को चलाते हैं। अगर हमारे लीडर्स ही इतनी छोटी सोच रखेंगे और ऐसे कमेंट्स करेंगे तो आप बताइए कैसे चलेगा। उन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए था। उनसे तो मैं ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो तारीफ करेंगे। हर एक नेता का ये एक वो बनता है कि वो हमारे सारे फौज का, स्पेशली जो लेडीज आज आगे बढ़ रही हैं, उनको सपोर्ट करें। और ऐसे में अगर उनकी तरफ से ये टिप्पणी आती है तो बेहद ही शर्मिंदगी भरी है ये, और कोई भी इसे सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो कोई लीडर हो। किसी भी व्यक्ति से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इनको सपोर्ट करे। सभी इनके खिलाफ ही बोलेंगे। देखिए, लीडर का मतलब होता है अगुवा, जो आपको राह दिखाता है, जो आपको बताता है कि आपको क्या करना है। ऐसे लीडर को मैं लीडर नहीं मानता, जो देश की बेटी, वो भी उस देश की बेटी जो देश की सेवा में लगी हुई है, जिनके कंधों पर सितारे हैं, जिनके कंधों पर अशोक है, उनकी अगर आप इस तरह से आलोचना करते हैं, उनको घेरते हैं, तो फिर ऐसे लीडर को मैं लीडर नहीं मानता। मैं नियति चौधरी जी के पास जा रहा हूं इस वक्त। नियति जी, अब जरा धाराओं पर और बाकी चीजों पर बात करते हैं, क्योंकि आप पेशे से एडवोकेट हैं। नियति जी, एक बहुत तल्ख टिप्पणी आई कोर्ट की तरफ से। कहा गया कि इस तरह की धाराएं लगाई गई कि बाद में केस खारिज हो सकता है, हल्का हो सकता है। कहां तो यह होना चाहिए था कि आप इस तरह की धाराएं लगाएं कि मंत्री जी जब जब तारीखों पर जाएं तो उन्हें महू में दिया गया वो बयान अपना याद आता रहे और उन्हें अफसोस होता रहे कि मैंने वो क्यों बयान दिया था। लेकिन जिस तरह से उन पर धाराएं लगी, आप बेहतर बता पाएंगी, उस पर कोर्ट को खुद कहना पड़ रहा है कि अब हमारी मॉनिटरिंग में जांच होगी। जी जी, देखिए, जब जबलपुर बेंच ने जब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, तो ये भी थोड़ा रेयर है। ये एक बहुत साधारण बात नहीं है कि कोर्ट स्वयं ही किसी सोशल मैटर में, देश में चल रहे, राष्ट्र में चल रहे किसी भी सामाजिक विषय पर अपनी टिप्पणी दे। तो ये भी एक रेयर था। उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए डीजीपी को डायरेक्ट किया था कि आप कृपया इस पर एफआईआर फाइल करें, और उन्होंने कहा था यदि आप नहीं करेंगे तो हम आप पर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही कर देंगे। तो ये दर्शाता है कि हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता पूर्वक इस पूरे मैटर को लिया था। और गिवन कि ये एक इतना संवेदनशील मैटर है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन सिंदूर जो है, अभी भी इनफैक्ट वो फुल्ली टर्मिनेट नहीं हुआ है, जो हमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन मिला है। अभी बस हमारी सिर्फ एक अग्रीमेंट चल रही है, सीज फायर, जो ऑफिशियली सीज फायर भी नहीं है, उसे ऑफिशियली अग्रीमेंट कहा जा रहा है। और कुछ दिन पूर्व तक पूंछ के अंदर और कई सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे को ड्रोन्स अभी भी देखने को मिल रहे थे। तो जब ऐसी संवेदनशील स्थिति है ग्राउंड पर, तो उस समय ऐसे टिप्पणियां देना, इसलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया था उन प्रावधानों को लागू करने के लिए जो कि नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक रखते हैं। वो प्रावधान जो कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत ही गंभीर जो प्रावधान है, जैसे कि 152 है, वो है सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना। भारत की जो अपने जो हम कह सकते हैं कि हमें महफूज रखने की जो प्रावधान है, उसके संबंधित था। फिर एक और प्रावधान जो उन्होंने निर्देश दिया था वो था कि ऐसी टिप्पणियां देना जिसने नेशनल सिक्योरिटी को हानि, क्षति हो सकती है, तो इन पे एफआईआर ना करते हुए थोड़े माइल्डर प्रोविजंस पे एफआईआर किए गए हैं। इसलिए कोर्ट ने सख्ती से लिया है। इसमें एक और एडिशनल जो डेवलपमेंट हुई है कि मंत्री साहब ने एससी में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक पिटीशन मूव किया है, जिसकी की कल शनिवार और कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन दायर किया है कि मेरी सुनवाई जल्दी की जाए, सुप्रीम कोर्ट का उससे पहले ही क्या कमेंट आया है इस पर, वो भी जरा पढ़ लेना चाहिए लोगों को। हम ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी टल्क टिप्पणी की है हाई कोर्ट के बाद में। इस पर लौट रहा हूं आपके पास। कैप्टन श्वेता मैम मेरे साथ हैं। श्वेता मैम, भारतीय सेना और भारतीय सेना के प्रति भारतीय जनता का सम्मान और यही दूसरी देशों के प्रति उनकी जनता का सम्मान, उसमें जो मूल अंतर मुझे नजर आता है वो ये कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी सेना
का कितना सम्मान है पाकिस्तानी जनता में, क्योंकि बात बात पे वो तो खुद ही हुक्मरान हो जाते हैं, खुद ही मार्शल लॉ लगाते हैं, खुद ही वहां पर काबिज हो जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो डिक्टेटर वाली उनके अंदर छवि है कि वो सेना का कोई सम्मान है भी। कम से कम हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर सम्मान किसी संस्था को है तो वो सेना है। और जब इस तरह की चीजें लीडर के रूप में निकल के सामने आती हैं, लीडर के मुंह से सामने आती हैं, तो फिर ये देश की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। आसिफ जी, मैं आपसे अग्री करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, 22 अप्रैल को जब ये विभत्स कांड हुआ, जब टेररिस्ट ने हम टूरिस्ट को की हत्या की और हमारे देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, एक वो दिन था। और उस दिन से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से लेकर के आज तक ये एक इकलौता इंसिडेंट है जब किसी नेता ने इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल बयान दिया है। पूरे विश्व में इंडिया की लीडरशिप का और इंडिया की जो सभी जो अलग अलग एजेंसीज हैं, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हो, डिफेंस हो, होम मिनिस्ट्री हो, सबने जो एक एकजुटता दिखाई और उस एकजुटता के साथ जो टेररिस्ट के आकाओं का पर अटैक किया और उनको डिस्ट्रॉय किया, वो एक अपने आप में एग्जाम्पल है। इंटरनेशनल मीडिया में इसका डिस्कशन हो रहा है। तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश ने एक होकर एक एग्जाम्पल सेट किया। ये एक इकलौता एग्जाम्पल है और इसीलिए ये शॉकिंग है, क्योंकि इतने दिनों बाद इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे किसी ने कह दी। जब मैंने ये वीडियो देखा नेताजी का, तो मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो भी उसकी सक्सेस के बारे में बात कर रहे थे और फिर कहीं जोश में आकर के उन्होंने होश खो दिए। तो मैंने ये भी सुना है कि नेताजी ने कई बार माफी भी मांगी है, ट्वीट भी किया है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब बंदूक से एक बार गोली निकल गई या मुंह से जब एक बार शब्द निकल गए, तो फिर वो वापस नहीं आते। बंदूक से गोली निकल गई फिर वापस नहीं आती, इस आपसे बेहतर कौन जानेगा मैम। आपने तो जीवन भर वही किया है और मुझे नहीं लगता कि कभी बंदूक से निकली गोली आप कभी वापस ला पाए होंगे या आपने कभी देखी होगी। नेताजी का बयान भी बिल्कुल उसी तरह का है। मैं जरा विंको गीतांजलि मैम से एक सवाल पूछता हूं। गीतांजलि मैम, देखिए ये तो मैंने श्वेता मैम से पूछ लिया, लेकिन आपसे जो मेरा एक सवाल है वो ये है कि इस तरह का बयान आना अपने आप में निंदनीय है, सब लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि सेना से बड़ा, सेना के प्रति सम्मान से बड़ा कोई एक इलाका, कोई वर्ग विशेष, कोई वोटर इतना भा रहा है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलवामा में जब पूरी दुनिया मोहब्बत का दिन मना रही थी, शायद 14 फरवरी डेट, मैं अगर गलत नहीं हो तो, उस दिन कितनी नफरत का पैगाम हिंदुस्तान को दिया गया और उन शहादत का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान पे अटैक किया, स्ट्राइक की। एक तरफ यह मैसेज और दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के एक व्यक्ति हमारी सर्विंग ऑफिसर के प्रति यह कह रहे हैं। तो आपको समझ नहीं आता कि आपकी पार्टी की लाइन क्या है, आपके नेता की लेंथ क्या है, उनकी लाइन क्या है, आप इस तरह के बयान देते हैं। ये आसिफ जी, पॉलिटिकल लाइनिंग्स एंड क्या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, मैं उस पे कमेंट्स नहीं करना चाहूंगी यहाँ पे। लेकिन हाँ, जो आर्म फोर्सेस के बारे में, जो कॉमन जनता के बारे में जो विल हमें समझ में आती है पूरा ऑपरेशन सिंदूर से और जो अब तक का घटनाक्रम रहा है, उसके हिसाब से ये बहुत क्लियर है कि देश क्या चाहता है, देश में क्या बैकिंग है और क्या पॉलिटिकल विल है, क्या हम रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद सेना का रुख, जो कि विमेन ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म है, या जैसे मैंने कहा कि मशीन नहीं जानती पीछे कौन बैठा है, कौन ऑपरेटर है, तो ये बहुत क्लियर है, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब ये वन ऑफ इंसिडेंट या जो भी इंसिडेंट्स होते रहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर, अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस मानसिकता को प्रमोट करना चाह रहे हैं और क्या जताना चाह रहे हैं जब हम एड्रेस करते हैं रैलीज में या कहीं पे भी। तो ये मैं एक इंडिविजुअल कमेंट्स करके इसको एड्रेस करना चाहूंगी। जहां तक कि देश की बात है, देश आज की तारीख में जो अचीव करना चाहता था, जो हमारे पूरे भारतीय लोगों का आज की डेट में जो मोराल है और जो भारत की एक इमेज है वर्ल्ड के सामने, वो एक सुपर पावर के तरीके के साथ सामने आई है। आतंकवाद के खिलाफ हम क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो एक सामने आया है। आई थिंक दैट इज अ बिगर thing to see rather than concentrating upon the petty issues. Of course, dignity of women is
supreme. Dignity of women is the most important thing. Respect for armed forces is again supreme. ये इंडिविजुअल और लोग कहाँ तक समझ पाते हैं, ये मैं सोचती हूँ कि हर एक इंडिविजुअल का अपना तरीका है समझने का। लेकिन हाँ, पेट्रियोटिज्म आई थिंक उसके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, जैसे आतंकवाद। नहीं, बिल्कुल, वो उसमें कोई शक सुबह की बात नहीं है। पेट्रियोटिज्म के लिए तो देखिए वही बात है ना, हर पैनलिस्ट कह रहा है, मैं भी कह रहा हूं कि जान हथेली पर हाजिर, आप जब बुलाएं, जब पुकारें, दिन रात किसी वक्त। नीति चौधरी जी मेरे साथ है। नीति जी, कभी एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा देना, कभी इस तरह से सर्विंग ऑफिसर के लिए इस तरह के बयान देना, आपकी सियासत ठीक है, आप करिए, लेकिन कम से कम सियासत में आप सेना को छोड़ दीजिए प्लीज। वो सेंटिमेंट फिर देश का है, फिर वो भुगतेंगे आप, ये तय है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने आसिफ जी। जैसा कि इस सेना का मनोबल बनाना ये हमारा सिविलियंस का काम है। जैसा कि आपने कहा, हम सभी को यदि अवसर प्राप्त हो तो हम सभी चाहेंगे कि हम भी सीमाओं पर तैनात होकर अपनी सर्विस दे पाएं, लेकिन जब तक वो संभव नहीं है तो सिविलियन का ये धर्म बनता है कि हम उनका मनोबल कमजोर ना होने दें। और इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो सीधे सेना के मनोबल पर निशाना साधती हैं, तो इससे हमें अवश्य बचना चाहिए। और एक कोट है जो अभी काफी वायरल हुआ था कि सिविलियन का क्या रोल है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा बी एन इंडियन वर्थ डाइंग फॉर। तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने पब्लिक पर्सोना से ऐसे इंडियन हो कि सीमावर्ती हर जवान को हम पर गर्व हो, और हमारी रक्षा के लिए जब वो अपने प्राण त्यागते हैं तो उसका कोई सार्थक मतलब भी हो। मैं हिमानी जी आपके पास, और हिमानी जी, मुझे तो जब से वो इंडिया ने स्ट्राइक की थी अभी ऑपरेशन सिंदूर में, तब से रोज रात को सोते हुए, अपने बेटे को देखते हुए, मेरे मन में एक ही ख्याल आता था कि अगर देश पर हमारे सैनिक ना होते तो इस वक्त हमारा हश्र क्या होता। अगर हमारे पास वो S-400 ना होता, वो चौड़ी छाती हमारे जवानों की ना होती जो हर मिसाइल अपनी छाती पर लेने को तैयार बैठे हैं, तो हमारा क्या होता। क्या ऐसा ख्याल आपको भी आता था? बिल्कुल बिल्कुल आता था आसिफ जी, और मैं ये सोच के ही आज इतने संतुष्टि से हम सो सकते हैं, हम अपने परिवार के सुरक्षा के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज ये जो सेना है, कोई भी आर्म्ड फोर्सेज हो, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, कोई भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, बिकॉज ये हमारी सेफ्टी के लिए दिन रात एक कर रही हैं, दिन रात बिना अपने जान की परवाह किए सेना तैनात है, इसीलिए हम आज चैन की नींद सो पा रहे हैं। और हमें तो इनको दिल से सैल्यूट करना चाहिए, इनका शुक्रगुजार होना चाहिए हर पल कि ये हैं, इसलिए आज हम कितनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके ऊपर क्या बीत रही है वहां पे। आज हम अपना एक नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं, लोग अपने काम काजों पर जा रहे हैं, अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ आर्म फोर्सेस की वजह से ना। और उसके बाद अगर कोई उन पर ऐसी टिप्पणी करे तो क्या ये सही है? ये लीडर्स जो आज ऐसा बोल रहे हैं, मैं सभी के लिए तो नहीं बोलूंगी, जिनने भी ये बात कही है, विजय शाह जी की बात कर रही हूँ, क्या वो आज चैन की नींद सो पाए हैं अपनी वजह से या इन आर्म्ड फोर्सेस की वजह से? उन्हें ये सोचना चाहिए किसी के बारे में भी कुछ कहने के लिए। तो बिल्कुल मैं मानती हूँ। थोड़ा सा वक्त कम है तो मैं जरा प्रेरणा जी का एक सवाल ले लूं। प्रेरणा जी, ये सेना ही है जिसकी वजह से ना तो हम तक गोली पहुंच रही है ना गोला पहुंच रहा है, वरना गोली और गोले की एक तासीर है, वो गिरने से पहले पूछती नहीं है कि आप नेता हैं कि मंत्री हैं। वो चल पड़ी तो चल पड़ी, और फिर वो नहीं देखती भेद किसी का। ये छुट भैया नेता नहीं है कि भैया जी प्रणाम चरण छू लिए। मिसाइल तो मिसाइल है। यही अगर हमारी सेना जिन पर आप कह रहे हैं ये ना होती तो फिर कोई ठहर ठिकाना नहीं था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कल जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, अगर उनको ये भी सोचना चाहिए कि आप भी हो सकते थे वहां, हम भी हो सकते थे वहां। जब अटैक हुआ तो कोई भी हो सकता था। तो अगर हम लोग बच गए तो कम से कम इस तरह की बयानबाजी से बचें और इस तरह की बयानबाजी ना दें। हमेशा ऐसे मोटिवेशन वाले चीजें बोलें जिससे वुमेन एम्पावरमेंट हो, ना कि किसी भी महिला को अपमानजनक ऐसी टिप्पणियां दी जाएं। ठीक बात है। और इससे पहले कि वाइंड अप करूं, मैं चूंकि एंकर हूं तो मुझे बार बार अपना दिल मन बात रखने का मौका मिल जाता है। मैं फिर से कहता हूं कि बड़ी सीरियसली कह रहा था। एक मन में इच्छा है कि इतना फेमस हो जाऊं कि कभी टीए बटालियन से कुछ मिल जाए अगर कोई पोस्ट, तो नाम के आगे जब लग जाए कैप्टन आसिफ शेख या लेफ्टिनेंट आसिफ शेख या सूबेदार आसिफ शेख, बड़ी खुशी हो जाएगी मुझे। श्वेता मैम और गीतांजलि मैम, आपको देख के हमेशा माथा ऊंचा हो जाता है, बड़ा गर्व होता है। आप तीनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़ी। प्रेरणा मैम,
हिमानी मैम और इसके साथ साथ नियति मैम, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप पांचों पैनलिस्ट हमारे साथ थी और महिला वर्ग क्या सोचता है, महिलाएं क्या सोचती, देश की बेटियां क्या सोचती हैं, वो आपने देश को बताया। बहुत शुक्रिया आप सभी को। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।